हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी से सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हो उसका नाम है द डी एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये द डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ होते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल अपना, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक होते हैं। हमारे पास होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो हर एक चीज को ना एक सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड इन सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज जो होती है ना, ये हमारी एक सिस्टमैटिकली वैरी करती है। ऑल्दो वी हैव एक्सेप्शंस इन देयर, जिसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इन सारे प्रॉपर्टीज और एक्सेप्शंस को यहाँ पे पढ़ना है, उन्हें समझना है। क्योंकि मोस्टली सबको लगता है कि द डी एंड एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे चैप्टर्स रटने वाले होते हैं। हाँ, इनमें रटना होता है क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। पर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है उनको समझ के ही ये चैप्टर्स में आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स देखो। तो हमारे जो हमें जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे positions of the D and the F block element in the periodic table, electronic configuration of the D blocks and the F block elements, ठीक है। Appreciate the relative stability of the various oxidation states in terms of electrode potential values. Describe the preparation properties, structures, and uses of some important compounds such as K2, Cr2O7, and KMNO4. Understand the general characteristics of D and F block element and the general horizontal and group trends in them. ठीक है? Describe the properties of the F block element and give a comparative account of the lanthanoids and actinoids with respect to their electronic configurations, oxidation states, and chemical behavior. ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। दैट हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स सच एज थोरियम, पैलेडियम एंड यूरेनियम आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ nuclear energy in modern times. So the D block element table contains the element of group 3 to 12, ठीक है। और D block में हमारे element of group 3 to 12 आते हैं, which in which the D orbital is progressively filled in the each in the 4 long periods, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि D block हमारे जो है ना, वो 3 to 12 के बीच में रहते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि जो जो उसका डी ऑर्बिटल होता है ना एलिमेंट का, वो प्रोग्रेसिव फील्ड होता है 4 रोज के अंदर, 4 लॉन्ग पीरियड्स के अंदर, ठीक है। तो इन सबको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक कंसिस्ट करता है ना, उसमें 4F और 5F ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिव फील्ड, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक के, उनमें 4F और 5F के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनको प्रोग्रेसिव फील्ड किया जाता है फ्रॉम, ठीक है। और उनका एक सेपरेट पैनल होता है बॉटम में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में दिखा दूं, रुक जाओ। देखो, तो पीरियोडिक टेबल में देखो, 3 से 12 तक में, यहाँ देखो, ये 3 से 12 तक है ना, 3 से 12, ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। ये पूरा ये डी ब्लॉक होता है। और एफ ब्लॉक तुम्हारा कहाँ है? एफ ब्लॉक तुम्हारा यहाँ है, ठीक है। अलग से पैनल बने हैं। तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या हमारा क्या आता है? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो इसके लिए इतना बताना सही है। चलो, तो आगे चलते हैं। तुमने पीरियोडिक टेबल समझ गया। तो हाँ, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं? द नेम ट्रांजिशन metals and inner transition metals are often used to refer the elements of D and the F block respectively, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, there are mainly 4 series of the transition metals: 3D series, scandium to zinc; 4D series, yttrium to candium, ठीक है। 5D series, lanthanide to hafnium to Hg, ठीक है। And 6D series, in which AC are the elements from uh, rather Rutherfordium to
CN, ठीक है। द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल आर 4F एंड 5F, ठीक है। सीरियम टू ल्यूथेनियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम, ठीक है, आर नोन एज लैंथेनॉट्स एंड एक्टिनॉट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Originally, the name transition metals was derived from the fact that their chemical properties were transitional between the S and the P block elements, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स का मेन थ्योरी कहाँ से आता है कि जो प्रॉपर्टीज है ना ट्रांजिशन मेटल्स के, वो वैरी कर देते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ। आईयूपीएससी की आईयूपीएससी क्या होता है? आईयूपीएससी एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो कि केमिस्ट्री में सारे चीजों के मतलब नामांकन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आईयूपीएससी के हिसाब से जो ट्रांजिशन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं एज मेटल विच हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन द न्यूट्रल एटम और देयर आयंस, ठीक है। क्या एक ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं कि जो उनके डी सबशेल होते हैं ना, जिन मेटल्स के डी सबशेल में या तो वो इनकम्प्लीट हो आइदर इन द न्यूट्रल स्टेट और देयर आयनिक स्टेट, ठीक है। तो जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो हमारे को क्या बोल रहे हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आ गया आपके। तो आपको क्या है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए? जिंक, Hg और कैडमियम आर, तो आपको भी यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। हाउ द एंड मेंबर्स ऑफ द 3D 4D एंड 5D 5D ट्रांजिशंस रिस्पेक्टिवली द केमिस्ट्री स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि वो बहुत सारे चीजें सिमिलर है। The presence of partly filled d or f orbital in the atom make transition elements different from that of non-transition elements. And the transition elements and their compounds are studied separately. However, the usual theory of balance as applicable to the non-transition elements can also be applied successfully to the transition elements also. ठीक है, तो वो बैलेंस थ्योरी की प्रॉपर्टीज यहाँ भी अप्लाई हो सकती है, मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनियम एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल सीरीज। In this unit, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence, and the general characteristics of the transition element, with special emphasis on the transition properties of the first group, 3D transition metals, along with the preparation and properties of some important compounds. This will be followed by consideration of certain aspects such as electronic configuration, oxidation stage, and chemical reactivity of inner transition metal. हम यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक का पोजीशन का होता है, डी ब्लॉक की पोजीशन मैंने तुम्हें दिखा दी थी 3 से 12 में, और 4 रोज होते हैं, ठीक है। तुमको वो चीज पहले से पता है, मैंने पहले ही दिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो जनरल होता है डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 टी की 1 से लेकर 10 तक, और NS1 या 2, ठीक है। ये अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ब्लॉक का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ठीक है। इसमें देखो एक एक्सेप्शन आता है पैलेडियम का एक्सेप्शन कैसा आता है? पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा आता है 4D10 और 5S0। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर तुम इसको डीपली स्टडी करोगे ना तो पता चलेगा कि ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं जो इनर सेल का रिपल्सन होता है ये 5s फ्री रहेगा फिर, ठीक है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वैरी करती है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। n-1 stands for the inner d orbital, which may have 1 or 10 electrons. The outermost ns cell orbital may have 1 or 2 electrons, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे। However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1 d and ns orbital. Furthermore, the half and the completely filled the half and completely filled sets of orbital are relatively more stable, ठीक है। A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of Cr and Cu in the 3D series. For example, consider the case of chromium and which has 3D5 and 4s1 configuration instead of 3D4, 4s2. क्योंकि जब हम क्या बोलते हैं हाफ ऑर्बिटल आती है ना, तो हमारी जो एलिमेंट होते हैं काफी ज्यादा स्टेबल होती है।
तो यहाँ जो एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, इज स्मॉल एनफ टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द 3D ऑर्बिट, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सीयू, हमारा वापस ये दे सकते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो 3D 10 4s है इंस्टेड ऑफ 3D 9 4s2, क्योंकि जो फुल, जो क्या बोलते हैं, फुल 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 फील्ड जो होती है ना हमारी कंप्लीटली फिल्ड फुल फील्ड सीरीज, वो ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू 3D 9, क्योंकि वहां पे तुमको तुम्हारी स्पिन ज्यादा होती है एक्चुअली। यहाँ पे तुमको देखो फर्स्ट सीरीज दिया हुआ है स्कैंडियम का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, ठीक है। तो हमने इसको कैसे याद किया था, सचिन सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ था, और ये तो ऐसे तुम्हारी लाइन में ही रहती है एटॉमिक नंबर। और 4s2 की तुम ये देख लेना, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन के तुम दो ही केसेस है, और 3D में तुम्हारी 1 2 3 4 5 से ऐसे जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन वाले पे 10 और यहाँ पे 5 हो रहा है बस, ठीक है, इजी है। सिमिलरली यहाँ पे 2D सीरीज है तुम्हारी सेकंड सीरीज, यार यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पर अगर कोई, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पर अगर कोई, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। और इसका 3D सीरीज कैसे है, ला हफ्ता रे, ओस इधर पिटाई और होगी, ठीक है। ओस नहीं तो ओसामा कर सकते हो, ला हफ्ता रे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। और यहाँ पे ये क्योंकि ये फोर सीरीज है ना, तो फोर सीरीज को उतना याद करने का उतना जरूरत नहीं बनता, तो लाइक इम्पोर्टेंट यहाँ तक ही है, ठीक है। फोर सीरीज तुम्हारी एक्सेप्शनली है, तुम इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, मेरे को खुद याद नहीं है कि अभी इसका मैंने कैसे याद किया था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना आउटर ऑर्बिटल का, जेड सीरीज, यहाँ पे तुम ऊपर छोड़ो ये एक्सेप्शन देख सकते हो, यहाँ पे काफी एक्सेप्शन तुमको मिलेंगे कि यहाँ पे देखो प्लेटिनम का वो 5s6s1 होगा, 5D9 है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 5D8 होता है और 6s2 होता है। ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है प्लेटिनियम का, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे तुम, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम सोच रहे हो 5 यहाँ पे क्यों नहीं किया, इसका एक रीजन होता है, वोल्फ्रैनम पे, ठीक है। एक्चुअली वोल्फ्रैनम इज मीन्स आयरन की तरह का मेटल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो सब एक रीजन है यहाँ पे, तुम देख सकते हो, मत डीपली अगर इस चीजों को पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ोगे तो तुमको आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ जिंक कैडमियम एंड साइनाइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला ऑफ n-1 d10 ns2। the orbital in which the elements are completely filled in the ground state as well as in their oxidation state, therefore they are not regarded as transition elements, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बताते। तो डी ऑर्बिटल होता है ना, और ट्रांजिशन एलिमेंट protrude to the periphery of the atom, ठीक है, protrude to the periphery of the atom more than the other orbitals, hence they are more influence the surrounding as well as affect the atom और molecule surrounding them, ठीक है। तो जो डी होता है ना, डी ऑर्बिटल, वो काफी बाहर की तरफ रहता है, तो उसका वो है कि वो एटम से ज्यादा इंटरेक्टेड नहीं रहता, ठीक है, पर वो बाहर के एलिमेंट से ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। इन सब रिस्पेक्ट आयंस ऑफ द डी एन कॉन्फ़िगरेशन n = 1 to 9 have similar magnetic and electronic properties. With partly filled d orbitals, this element exhibit characteristic properties such as a variety of oxidation state, formation of colored ions, entering into complex formation with a variety of ligands, ठीक है। तो ये अपना एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। The transition metal and their compound also exhibits catalytic property and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed later in this unit. However, greatest varieties between the properties of transition element of horizontal one in contrast to the non-horizontal elements, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दिस ठीक है, ये सब तो ऐसे ही लिखा हो, चलो यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जिंक क्यों नहीं है और स्कैंडियम क्यों है, ठीक है, तो ये तो तुम कर लेना। सिल्वर हैज completely filled the orbital in its non state, how can you say it's transition element, क्योंकि जब हम सिल्वर प्लस साइन करते हैं ना तो 4D9 स्टेट पे चलता है, ठीक है, Ag+ में 4D9 होता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसका आयनिक स्टेट पे क्या होता है, 80 ऑर्बिटल खाली होता है, मतलब 10 कॉन्फ़िगरेशन छोड़ता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
Nearly all transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electric conductivity, and metallic luster. With the exception of zinc, cadmium, Ag, and magnesium, manganese, they have one or more typical metallic structure at normal temperature. ठीक है, तो यहाँ पे हमें को यहाँ पे हमारे को यहाँ पे स्कैंडियम, मतलब यहाँ पे हमें लैटिस स्ट्रक्चर दिया हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लैटिस स्ट्रक्चर तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे एक्चुअली, जो कि तुमको डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तुम ये क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो लैटिस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे स्टैंडियम का एससीपी और बीसीसी है, टाइटेनियम का एससीपी और बीसीसी, वैनेडियम का बीसीसी है। ऐसे तुम देख रहे हो सबका अलग अलग है। पर यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे तुम्हारा जो एक्स 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 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो सारे तुम्हारे एक्सेप्शन है। ठीक है, वो टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर है तुम्हारे। ठीक है, तो जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तुमको देख सकते हो सारे जो भी अपने क्या बोलते हैं ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो। तो यहाँ से तुम देख सकते हो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, मैंगनीज से तुम देख रहे हो, टीसी पे देख रहे हो, और वोल्फ्रेनियम पे देखो। यहाँ पे तुमको अलग अलग तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये तुमको ट्रेंड याद करना बहुत जरूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड, और ये सब याद करना काफी जरूरी है तुम्हारे को। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। ठीक है, मेटल्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। फिगर 4.1 ये फिगर डिपिक्ट करा मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंगिंग टू 3D, 4D and 5D series. The high melting point of this metal are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bond. In any row, the metallic point melting points of this metal rises to the maximum at D5 except for the anomalous values of Mn and Tc and fall regularly at the atomic number increases. ठीक है? तो यहाँ पे तुमको नॉर्मल तो तुम्हारा है कि वो तुम्हारा D5 तक वो बढ़ेगा। ठीक है, बट एनोमलस यहाँ पे ये है कि टीसी और एमएन का गिरता है। ठीक है, तो ये तुमको याद करना है। और दे हैव द हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन इन विच आर शोन द मैक्सिमा एट विच द मिडल ऑफ सीरीज इंडिकेट दैट वन unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, the greater the number of valence electron, the stronger is the resultant bonding. ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, स्ट्रॉन्गर उसका बॉन्डिंग होगा। ठीक है, सिंस द enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electron potential of metal, the metal with very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, tends to the no, tend to be the novel in their reactions. ठीक है, another generalization that may be drawn from figure 4.2 that the metal second and third series have greater enthalpies of atomization in corresponding elements of first series. This is an important factor accounting for the occurrence of much frequent metal-metal bonding in compound of heavy transition elements. यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट सीरीज इज लेस देन डेल्टा एच ऑफ सेकंड सीरीज इज लेस देन डेल्टा एच ऑफ थर्ड सीरीज। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरलाइजेशन किया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि तुम इस पॉइंट पे देख सकते हो एक्सेप्शन आती है, इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, पर ओवरऑल तुम देखोगे तो वो तुमको दिखेगा। ठीक है, इन तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉम वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे हम वारिस की तीसरी प्रॉपर्टी पे। तो in general, the ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. ठीक है, एक रो में with increase in atomic number, decrease in radius होता है। This is because new electron enters a d orbital each time the nuclear charges increases by unity. ठीक है, it may be recalled that the shielding effect of d electron is not that effective, and the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the radius decreases. ठीक है, the same trend is observed with the atomic radii for given series. However, the variation within a series is quite small, and interesting factor, interesting point emerges when the atomic size of one series are compared with those corresponding elements in the other series. The curve in the figure 4.3 shows that the atomic size, ठीक है, यहाँ पे तुम अच्छे से देख सकते हो कि तुम्हारे जो अगर हम स्कैंडियम से चल रहे हैं, तो स्कैंडियम से एटॉमिक साइज तुम्हारे बढ़ने से मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ घट रही है। बट यहाँ पे तुमको कॉपर जिंक में एनोलमस सीरीज दिख रही है। सिमिलरली विद तुम यहाँ पे तुम ऊपर वाले सीरीज में भी देख सकते हो, सेम वही चीज पैटर्न फॉलो की है, और साइज का डिफरेंस भी काफी है। ठीक है,
मतलब 3D सीरीज में तुमको थोड़ी सी डिफरेंस है, 4D सीरीज से 3D सीरीज में काफी डिफरेंस है, तो 4D और 5D सीरीज में कम डिफरेंस है। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ आगे जाते जाते और कम होते जाती है शील्डिंग पर। ठीक है, तो 4D सीरीज एंड 5D से वर्चुअली द सेम एज दोस्तों करस्पॉन्डिंग इन द सेकंड सीरीज। This is phenomenon is associated with the interpolation of 4f orbital which must be filled before 5D series of the element begin. The filling of 4f orbital before the 5D orbital is a regular decrease in atomic radii called lanthanide contraction. ठीक है, lanthanide contraction इसको कहते हैं, which essentially compensate for the expected increase in the atomic size with increased atomic number. The net result of the lanthanide contraction in the second and third D series exhibit the similar radii, that is zirconium and hafnium of 160 picometer and 159 picometer. Essentially, physical and chemical properties much more than expected on the basis of the usual family relationship. ठीक है, the factor responsible for lanthanide contraction is somewhat similar to be observed in ordinary transition series is attributed to the similar cause. The imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals. However, the shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron. ठीक है, तो 4f का एक इलेक्ट्रॉन काफी कम शील्डिंग करता है एक डी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, as and the nuclear charge increases along the series, there is a fairly regular decrease in the size of entire 4f n orbitals. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, decrease in the metallic radius coupled with the increase in the atomic mass result in a general increase in the density of the element. Thus, from titanium to copper, there is a significant increase in density may be noted from table 4.2. यहाँ पे हमें डेंसिटीज दी हुई है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुम देख लो, टाइटेनियम से तुम देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी टिल कॉपर। ठीक है, ये टेबल स्टडी करना तुम, ठीक है, टेबल तुम स्टडी करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है। ठीक, वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि उनमें से हमें क्या बोलते हैं, जो हमारी जो 4s2 होती है ना, तो वो 4s2 स्टेट में होती है, वो आइदर वो फुल फिल्ड होती है, 4s1 में हाफ फिल्ड होती है। तो तुमको सीधे डी ऑर्बिटल से निकालना पड़ता है, तो तुम्हारे को ज्यादा एनर्जी लगती है उस चीज में। Because of large unpaired electrons in the atom, they have stronger interatomic interaction and stronger bonding between the atom, resulting in the higher enthalpy of atomization. In the series, cadmium to zinc, enthalpy of atomization of zinc is the lowest, that is 126 किलोजूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन बॉन्डिंग नहीं है, इसकी पूरी 3D सीरीज बड़ी हुई है ना, तो इसमें सबसे कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, तो एक मिनट, हम लोग हैं आयनाइजेशन एक्शन, ionization enthalpy. There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to the increase in the nuclear charge, which accompanies in the filling of the inner d orbitals. Table 4.2 gives the values of the first three ionization enthalpies of the first series of the transition elements. The value shows that the successive enthalpies of this element do not increase as steeply as in the case of non-transition element. The variation in the ionization enthalpies along the series of transition element is much less in the comparison to the variation along a period of non-transition elements. The first ionization enthalpy in general increases, but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for successive element is much higher along a series. ठीक है, हमें क्या बोला है यहाँ पे, सीधे सीधे बोल रहा है कि हमारे जो जो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है एस और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो सेकेंड और थर्ड होती है ना, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा होती है किसी और भी मतलब एस या पी के या किसी और ब्लॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमें एक सिंपल सी चीज हम बोलिए, the irregular trend in the first ionization habit of metal of 3D series, though of little chemical significance, can be accounted for the considering the removal of one electron alter the relative energy of 4s and 3D orbitals। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s and 3D ऑर्बिटल बस खराब होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयंस, ns electrons are lost before n-1 d electrons. As we move along the period in 3D series, we have seen that the nuclear charge increases from the scandium to zinc, but electron are added to the orbital of inner circle, that is 3D orbitals। ठीक है,
This 3D electrons shield the 4D electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. ठीक है? Therefore, atomic radii decreases less rapidly. Thus, the ionization enthalpy increases only slightly along the 3D series. ठीक है? यहाँ पे काफी अच्छे से explain किया हुआ है. The doubly or more highly charged ions have DN configuration with no F4s at all. A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increases because one d electron does not shield another from the influence of nuclear charge because d orbital differ in direction. ठीक है, d orbital का डायरेक्शन अलग होता है. d orbital के 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी, ऐसा तुमने पढ़ा होगा ना? तुम्हारा एक्स, तुम्हारा एक डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, यहाँ पे वो तुम एक्सिस चेंज करते रहो, फिर एक अलग सेक्टर तुम्हारा ये हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है. ठीक है. और एक और जो सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमारा ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा एक रिंग बना रहेगा और वो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. तो ये हमारे डी के एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर है. ठीक है. However, the trends of the steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks from the formation of Mn2 plus and Fe3 plus respectively. In both the cases, the ions have d5 configuration. Similarly, similar break occurs at the corresponding elements in the later transition periods. The interpretation of the variation of ionization enthalpy from an electronic configuration Dn is as follows. The three terms responsible for the values of ionization enthalpies are attraction of each electron towards the nucleus, repulsion between the electron and the exchange energy. ठीक है. The exchange energy is responsible for the stabilization of energy state. Exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pairs of parallel spins इन डीजेनरेट ऑर्बिटल से. जैसे मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो स्पिन के ऊपर वैरी करती है, और तुम्हारी स्पिन के ऊपर जैसे स्पिन तुम्हारी जीरो होगी, तुम्हारी एनर्जी भी उसका लो होगी. स्पिन तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हारी उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है. एनर्जी से होता है रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन से तुम्हारा अनस्टेबिलिटी आता है. ठीक है. When the several electrons occupy at a set of degenerate orbitals, the lowest energy state corresponding to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spins, Hund's rule के हिसाब से, the loss of exchange energy increases the stability. ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, as the stability increases, the ionization becomes more difficult. Therefore is no loss of exchange energy at D6 configuration. Mn plus has the 3D 5 4s1 configuration and the configuration of Cr plus is D5. ठीक है. Therefore, the ionization enthalpy of Mn plus is lower than Cr plus. In same way, the Fe2 plus is D6 configuration and Mn2 plus is D5 configuration. Therefore, Fe2 plus is lower than Mn2 plus also. In other words, we can say that the ionization enthalpy of Fe is lower than that of Mn. ठीक है. Third ionization enthalpy. The lowest common oxidation state of this metal is plus 2. 2 to form the M2 plus ion from the gaseous ion. ठीक है. Atom. Sum of first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization. ठीक है. The dominant term of the is the second ionization enthalpy, which shows that the high values of Cr and Cu, where M plus ions have D5 D10 configuration respectively. The values of Zn is correspondingly low as ionization causes the removal of one 4s electron, which result in the formation of stable D10 configuration. The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s electron or 4s or orbital factor, and it shows greater difficulty of removing an electron from D5 Mn2 plus and D10 ions. ठीक है. In general, the third ionization enthalpies are quite high. Also, the high values of third ionization enthalpies of copper and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for this elements. ठीक है. बेसिकली आप बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 2 के बाद क्या होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का. ठीक है. तो वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. यहाँ पे तुम देख सकते हो जितने डी ऑर्बिटल है उनके हिसाब से D3, तो यहाँ पे 4s2 और D1. ठीक है. 4s1 और D2, 4s1 और D3, 4s1, सॉरी 4s1, तो 4s2 D1. ठीक है. तो 3 4s2 D2, 4s2 D2 प्लस 4s2 D3,
4:D4, 4:D5। अब यहाँ से 4:4, ये सब घट जाएगा तुम्हारा। D6 है ना, तो यहाँ पे +6 पूरी उड़ा दो, फिर वैसे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4:2, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि D7 हो गया ना, फिर D8, D9, D10, ठीक है, वैसे अच्छा है। सो यहाँ पे तुमको एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेटर number of oxidation states occur in the near or the middle of the series. Manganese, for example, exhibit all oxidation state from +2 to +7. The lesser the number of oxidation state at extreme ends stem from the either too few electrons to low the share, ठीक है, kind of titanium आना होता है ना, or too many d electrons, fewer orbital available into share electrons for higher valence, ठीक है, copper और zinc का। Therefore, early early in the series, scandium 2 is virtually unknown and titanium 4 is more stable than titanium 3 or titanium 2. At the other end, the only oxidation state of zinc is plus। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम 4 और टाइटेनियम 2 3 वाला। तो इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक में। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ रिजर्व स्टेबली corresponding the values to the sum of S and D electron up to the manganese टाइटेनियम 4 ऑक्सीजन 2। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, followed by rather abrupt decrease of stability of higher oxygen state, so that the typical species to follow are Fe2, Fe3, CO2, CO3, Ni2, Cu1, Cu2, Zn2, ठीक है। ये तुम्हारे टिपिकली डिक्रीज इन स्टेबिलिटी होता है एट हायर ऑक्सीजन स्टेट। ये वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अराइजेस इनकम्प्लीट फीलिंग और डी ऑर्बिटल सच अ वे दैट द ऑक्सीजन स्टेट डिफर ईच अदर फ्रॉम द यूनिटी, ठीक है, तुम यहाँ देख रहे हो। Therefore, in contrast, the variability of oxygen state of non-transition element, where oxygen state normally differ by a unit of two, an interesting feature is the variation of oxygen state by the D block is noticed among the groups. ठीक है, group 4 से group 10 तक। Also in the P block, the lower oxygen states are favored by the heavier members due to inert pair effect. Inert pair effect तुम जानते होगे। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में तुम्हारा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा होता है कि सिंगल मेंबर्स रहते हैं, वो तुम्हारा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। The opposite is true as in the group of D block. For example, in a group of 6, molybdenum 6 and wolframium 6 are found to be more stable than chromium 6, and the chromium 6 is the common dichromate in acidic medium and is a strong oxidizing agent where MoO3 and wolframium O3 are not. ठीक है, therefore low oxygen states are found to be more found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character इन अकॉर्डिंग टू द सिग्मा बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल NiCO4 FeCO4 में पाई बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा नेवर ट्रांजिशन विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन। स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता है, उसका +3 होती है बस, ठीक है। Which of the 3D series of the transition exhibit the largest number of oxidant state and why? मैनगनीज, क्योंकि उसके +5 रहती है, उसके +5 +2 7, मतलब वो +7 तक जाता है, +3, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड्स M2 या M के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे फिर ये M3 M2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है और हायर ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ ई नॉट वैल्यूज हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर प्रॉपर्टीज, और फिर उसका फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एलॉय फॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ तक तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ तक हम आज प्रॉपर्टीज से कर पाएंगे तो कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हम इसका भी क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए ट्रेंड्स इन M2+M, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो टेबल 4.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of solid metals atom to M2 ions in the solution. The SCP, standard electron potential, observed values of E minus, and those values are calculated using a table 4.4 and compared in the figure 4. ठीक है, तो the unique behavior of Cu, जो कॉपर का जो यूनिक बिहेवियर होता है ना, having a positive E naught accounts for its inability to liberate S2 from acid, ठीक है। Only oxidizing acid, nitric acid and hot concentrated sulfuric acid react with Cu, the acid being reduced, ठीक है। एसिड वहां पे रिएक्ट करता है तो वो रिड्यूस होता है। Higher energy to transform CuS to Cu2 plus is not balanced by its hydration enthalpy. The general trends towards a less negative inert values across the series are related to general increase in the sum of first and second and enthalpies, ठीक है। Now, interesting to note that the E naught for M1 and Ni and Z, Mn, Ni and Zn are more negative than expected from the time, ठीक है। Mi
सर MnNi और Zn, ठीक है। MnNi और Zn। कॉपर का तो तुम्हें पता चल ही गया कि कॉपर का इतना हाई क्यों होता है। वाई Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो Cr2 प्लस होता है ना, इसका रिड्यूसिंग, Cr2 plus is reducing as its configuration changes from D4 to D3. The latter having a half-filled T2G level, ठीक है। अब ये T2G और EG ये होगा ना, वो हमारे यूनिट 5 मतलब सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। On the other hand, the changes from Mn3 plus to Mn2 plus resulted in a half-filled D5 configuration, which has extra stability. The E naught M2 M values for copper is positive 0.31. What is the possible reason for this? Consider its high delta. यहाँ पे हमारे को लिखा हुआ है कॉपर वाली चीज है, ठीक है। तो यही तुम्हारी यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे तुमको थर्मोकेमिकल डेटा केजी मोल पर फर्स्ट लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है तुम्हारे को। तो यहाँ पे बस तुमको कॉपर की पॉजिटिव मिलेगी और सबकी निगेटिव मिलेगी, ठीक है। So the stability of half-filled D subshell in the Mn2 plus and the completely filled D10 coverage Zn plus are related to the E naught values, where E naught for Ni is related to the highest negative delta addition of H naught. ठीक है। तो trends in the M3 से M2 plus standard electron potential as an examination of the E naught M3 से M2 value stable force shows that the varying trends, ठीक है, मतलब अलग अलग trends, the low values of scandium reflects the stability of scandium 3 plus, ठीक है। तो जो स्कैंडियम होता है ना, उसका स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट मतलब उसका जो लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम होता है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन, लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3 प्लस व्हिच हैज अ नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ Zn इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 प्लस। The comparatively high values of Mn shows that the Mn2 plus D5 is particularly stable, whereas comparatively low values of Fe shows the extra stability of Fe3 plus, that is D5 configuration, ठीक है। The comparatively low level of vanadium is related to the stability of half field। तुम यहाँ पे समझ रहे हो कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है, कि उसके कारण जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उस चीज की कम हो रही है, ठीक है। कम इन द सेंस कि ज्यादा वो स्टेबल हो रहा है, ज्यादा इजिली बन रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली तुम यहाँ पे कर सकते हो टेंशन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होते थे ना, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल हमें शो कर रहा है कि हायर स्टेबिलिटी की कैसा कैसा एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। हैलाइड्स बेसिकली लिगेंड्स है, ठीक है। तो टेबल 4.45 shows that stable halides of the 3D series of the transition metals। यहाँ पे ठीक है तुमको ये शो कर रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर अचीव इन द TiX4 हैलाइड, ठीक है। TiX4 हैलाइड वोल्फेनियम 5 एंड CrF6। यहाँ पे CrF6 वोल्फेनियम 5 वैनेडियम फ्लोराइड 5, ठीक है। यहाँ पे तुमको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल रहा है। प्लस 7 स्टेट ऑफ मैग्नीशियम नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड्स बट MnO3F is known and beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3, ठीक है, and CuF3। Ability of fluorine to stabilize this highest oxygen state is due to the energy, either higher lattice energy as in case of CuF3 or higher bond enthalpy terms for the higher covalent compounds, example VF5 and CrF6, although V plus F5 is represented by only by VF5। The other halides, however, the undergo hydrolysis to give oxo halide BOX3, ठीक है। अनदर ये मतलब जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे को ये सब चीजें मिलती है। Another feature of fluoride is the instability of lower oxygen state. That is example VX2। यहाँ पे Cl और Br और I का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे दो अलग अलग CU के कंपाउंड से बने हुए हैं। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 CU2 प्लस प्लस 4 I माइनस हमारे CU2I2 बनाता है, ठीक है। However, many copper one compounds are unstable in the aqueous solution and undergo disproportionation, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है Cu प्लस टू Cu2 प्लस में और Cu में, ठीक है। The stability of copper 2 plus is rather aqueous than rather Cu plus due to the much more negative delta hydration of Westernot of Cu2 plus than Cu plus, which more than the compensate the second ionization enthalpy of Cu, ठीक है। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state in the demonstrated in the oxides. The highest oxidation state in the oxide coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7. Beyond group 7, no higher oxide Fe
above Fe2O3 are known. ठीक है. Although parades FeO4 FO4 two months formed in alkaline media, but then they readily decompose to Fe2O3 and O2. Beside the oxides, oxocation stabilizes VF, V5 as VO2 plus, V4 as VO2 plus, and titanium 4 as TiO2 plus. ठीक है. Ability of oxygen to stabilize this highest high oxidation state exceeds that of chlorine. ठीक है. क्लोरीन से भी ज्यादा ऑक्सीजन की होती है. Thus, highest Mn chloride is MnF4, whereas the highest oxide is Mn2O7. ठीक है. The ability of oxygen to form the multiple bonds to metals explains its superiority. ठीक है. In covalent oxide Mn2O7, each Mn is tetrahedrally surrounded by including a MnO-Mn bridge. ठीक है. The tetrahedral MnO4 and structure ions are known as VF5. तो ये सब तुम्हारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर इन द सीरीज EO2 प्लस Cr2O72 माइनस MnO4 माइनस. ठीक है. दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस. ठीक है. तो ये सब तुम्हारी सिंपल सिंपल से एग्जांपल है. यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज का दिया हुआ है. तो अभी तक हमने जितना किया है ना, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है. अब हमारे पास आ रही छोटी छोटी चीजें. ठीक है. तो हम यहाँ से करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज की. तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करते हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स आर वाइडली. ठीक है. तुम्हें ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बता रहे हैं, ई नॉट वैल्यूज के बारे में. ठीक है. तो मेटल्स ऑफ दिस सीरीज, मेटल ऑफ फर्स्ट सीरीज with exception of copper are relatively more reactive and oxide by 1 molar of H plus. ठीक है. The actual rate at which the metal react with the oxidizing element like hydrogen H plus is sometimes slow. For example, titanium and vanadium in practice are faster to the dilute oxidizing agent at room temperature. ठीक है. E naught values for M2M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. The general trend toward the less negative E naught values is related to the increase in sum of first and the second ionization enthalpies. It is interesting to note that the E naught values for Mn, Ni and Zn are more negative than expected from the general trend. ठीक है. तो ये से तुम पढ़ लो, तुमको प्रॉपर्टीज भी है. मतलब ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्शन वाली चीजें नहीं है. ये तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया हुआ. 2Cr2 प्लस एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस 2Cr3 प्लस एक्वस टू H2 गैस. तो यहाँ पे तुमको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है, तुम ये देख लेना. ठीक है. यहाँ पे तुम्हें दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ये तुम पढ़ लेना. ज्यादा हार्ड नहीं है सब. दो क्वेश्चन है, इनके यहाँ पे आंसर दिए गए. विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. तो तुम ऐसे ही जानते हो Cr2 Fe2 प्लस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा. इस Cr2 प्लस में तुम्हारा Cr2 प्लस D5 में Fe2 प्लस होगा ऑब्वियसली. यहाँ पे तुमको यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा है. तो डायमैग्नेटिज्म होता है ना, वो रिपेल्ड होते हैं वो फील्ड में. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल करते हैं. हाँ, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस विच आर जो कि सब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमें तीन टाइप के सब्सटेंस है. ठीक है. तो हम यहाँ से स्पिन ओनली मतलब यहाँ से हम क्या बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन. इसको इससे ये बोर ने निकाला था. ठीक है. तो ये हमारा स्पिन क्या बोलते हैं स्पिन ओनली का फॉर्मूला है. तो जो कि हमारा ज्यादा स्पिन होगा तो हमारी मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी. ठीक है. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट जो ज्यादा होती है तो उसके कारण उसको पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक में चला जाता है. और कम मैग्नेटिक मोमेंट वाले डायमैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. वो रिपेल करते हैं. तो ये यहाँ पे सिंपली ये बताया हुआ है, ये तुम देख लेना. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तुम ये सब देख लेना, इजी चीजें हैं. कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 F4 एंड Z इक्वल्स टू 27. Z इक्वल्स टू 27 तुम्हारा किसका. Z इक्वल्स टू 27 तुम्हारा है कोबाल्ट का, तो इसका 3.87. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कलेडाइन. तो तुम जैसे कि जानते हो कि काफी सारे इसके क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स के. तो डिफरेंट क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट वो एक्वस सॉल्यूशन में आने का तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो वैनेडियम +3 +4 +3 Ml2 प्लस Fe2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस निकल 2 प्लस Cu2 प्लस, सब अलग अलग कलर्स दे रहे हैं. ठीक है. तो ये तुम्हारे को ये चीजें मतलब आइडिया होना चाहिए. तो यहाँ पे तुमको एक रो दिया हुआ है, इस रो को लिख के याद कर लेना कि कैसे कैसे कलर चेंजेस करते हैं. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो जैसा कि तुम जानते हो कि कितने सारे वैलेंसीज होते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ वैलेंसीज होने के कारण हमारे
ये डी ब्लॉक के एटम्स होते हैं मोस्टली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में पाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या डबल सॉल्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सब चीज हमने यूनिट 5 में ऑलरेडी कवर कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज तुम जानते हो कि मतलब काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आते हैं, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी इनके पास काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये इनके पास इतने सारे वैलेंस होते हैं कि ये दूसरे प्रोसेस पे, जैसे हम बताया ना, सराउंडिंग में ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस जो होता है ना, तो वो हमारे कोई दूसरे रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो अप करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कि यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन लिया हुआ है कि जो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, टू आई आई टू प्लस ओ, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसको हम लोग आयरन डाल के स्पीड अप कर देते हैं, यहाँ से Fe2+ आई टू के फॉर्म में कर देते हैं। और ये Fe2+ हमारा यहाँ पे Fe3+ और ये रिड्यूस होके ये कर देता है। तो मैंने इसे बोला कि इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो अलग अलग चीज में वैरी कर जाते हैं, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये सब याद कर लेना। तो हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड हेबर प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पहले तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म विद स्मॉल एटम्स लाइक S, E और N एंड आर ट्रैप्ड इनसाइड द फाइन क्रिस्टल ऑफ मेटल्स। दे आर नॉट यूजुअली स्टाइकोमेट्रिक एंड आर neither टाइपिकली आयनिक और कोवैलेंट, ठीक है। जैसे TiC, Mn4n, Fe3H, H0.56, ये H के दो मतलब क्या बोलते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं उसके साथ बना हुआ है, तो इसलिए 0.56 है। सिमिलर TiH1.7। तो ये सब ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे देखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होता है। They have high melting point, higher than that of pure metals. They are very hard. Some borides approach the diamonds in hardness. They retain metallic conductivity and they are chemically inert, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंडस्ट्रियल पर्पज से। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, तुम जैसे जानते हो कि इसमें ज्यादा वैलेंसी होती है तो सराउंडिंग से रिएक्ट करती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो डी डी ऑर्बिटल है वो सराउंडिंग में काफी इंटरेक्टिव होती है। सो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो ये दो मेटल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से मिलके ना अलॉयज बनाते हैं। और काफी कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस वाले, मतलब इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का अलॉय रहता है, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर, जिंक, गन मेटल, टंगस्टन के साथ क्या होता है, स्टील होता है, अपना स्टेनलेस स्टील होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज वन पर डिस्प्रोपोर्शन ऑफ एन ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। वैसे डिस्प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है कि ये 6 से 7 हुआ, ये 4, ये तुमने रिडॉक्स रिएक्शन में तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आयंस है। ऑक्साइड जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ऑक्साइड Mn2O7 ये सब। तो यहाँ पे हमारे को दो ऑक्साइड ऑक्सीजन आयन के बारे काफी इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। एक पोटेशियम क्रोमेट है और एक पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इनकी इनकी खुद की प्रॉपर्टीज है, ये हम पढ़ेंगे। हम ये क्या करते हैं, अभी हम ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वी विल गिव इट मोर टाइम। एफ ब्लॉक हमारा थोड़ा छोटा है इन कंपेरिजन टू डी ब्लॉक, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है। सो वी विल डू इट मोर इजीली टुमारो, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास के बाद हम एफ ब्लॉक करेंगे और इसके नेक्स्ट 2 क्लास में हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।